हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बैच है, 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। यानी इसकी क्लासेस तो आज से यानी कि 13 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों, लेकिन आप इसमें एडमिशन 17 तारीख तक ले सकते हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना इस बैच में, तो आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको जो दिया गया नंबर है 9468164742, इस पर आपको फीस और सबमिट करवानी है। फोन पे या गूगल पे से आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें सिग्नल ऐप या व्हाट्सएप पर हमें भेजेंगे। ठीक है, आपको पता है कि व्हाट्सएप तब अनइंस्टॉल होने वाला है आपके फोन से भी। ठीक है, तो आप सिग्नल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस बैच में होता है क्या कि मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट मिलेगा, साथ में टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलेंगी। वीकली आपका मॉक टेस्ट करवाया जाएगा और डाउट सोल्वर ग्रुप आपको बना कर दिया जाएगा, जहां पे आप आपस में अपने डाउट्स हैं वो एक दूसरे के सोल्व करेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी नॉलेज भी वहां से बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास समय भी है, वैकेंसी भी है, मौका भी है, आपकी एज भी है और जोश भी है। ठीक है, तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं दोस्तों। ठीक है, वो आपने सुना होगा ना कि अंधकार कब तक छाया रहेगा, कभी तो सूरज निकलेगा। तो आप अब सूरज हैं, आपके निकलने का टाइम आ चुका है। अब आप ये खुद तय कीजिए कि आपको चमक कर निकलना है या हमेशा के लिए डूब जाना है, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। ये वैकेंसी दोबारा तो आएंगी, लेकिन ये वैकेंसी जब दोबारा आएंगी तब तक आप ओवरेज हो चुके होंगे। इसलिए यही टाइम है, यही मौका है, चौका लगा दीजिए। और मैथ और रीजनिंग किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नंबर भी इनके क्वेश्चंस के ज्यादा आते हैं। इसलिए अगर आपको मैथ नहीं आता है, कम आता है, रीजनिंग थोड़ी कम आती है, तो बैच में ज्वाइन कीजिए। हम वादा करते हैं मैथ और रीजनिंग आपको सिखाकर छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में ये हमारी पहली क्लास है रीजनिंग की, जिसमें हम कैलेंडर का आपको डेमो देने वाले हैं। आपको बस वीडियो को देखना है, आराम से देखिए, चेक कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो बैच को ज्वाइन कीजिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैच को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कैलेंडर। कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर एक तालिका होती है जिसमें दिन, सप्ताह और वर्ष एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दिन, सप्ताह और महीने के एक व्यवस्थित क्रम को दर्शाने वाली तालिका को ही कैलेंडर कहा जाता है। अब बात करें हिंदुस्तान की दोस्तों, तो हिंदुस्तान में ना दो प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं। एक को हम कहते हैं हिंदी कैलेंडर, एक को हम कहते हैं हिंदी कैलेंडर और दूसरे को हम कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? अंग्रेजी कैलेंडर। जो हमारा हिंदी कैलेंडर है दोस्तों, इसको हम जानते हैं राष्ट्रीय, इसको जाना जाता है राष्ट्रीय पांचांग के नाम से। और जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इसका वास्तविक नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है दोस्तों? ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो हमारा राष्ट्रीय पांचांग है दोस्तों, ये दो प्रकार के संवत से मिलकर बना होता है। एक होता है शक संवत और एक होता है विक्रम संवत। हिंदुस्तान में बहुत सारे संवत हैं, वो प्रचलित हैं। बुद्ध संवत है, जैन संवत है, हिजरी संवत है, शक संवत है, विक्रम संवत है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जिस संवत ने पाई वो है शक और विक्रम। ठीक है दोस्तों, तो विक्रम संवत दोस्तों ये कब लागू हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में मालवा के शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इन्होंने ही 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की। वहीं बात करें दोस्तों शक संवत की, तो 78 ईस्वी पूर्व में कुषाण वंश का एक राजा हुआ करता था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, चित्रकला का ज्ञानी था, जिनका नाम था कनिष्क। और इन्होंने 78 ईस्वी पूर्व में राज सिंहासन प्राप्त किया, और राज सिंहासन प्राप्त करने की खुशी में एक कैलेंडर जारी किया, जिसे देसी भाषा में संवत कहा जाता है, जो कि शक संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, बात आ रही समझ में? अब हुआ क्या कि शक संवत और विक्रम संवत दोनों ही आपस में समान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि है वो शक संवत ने पाई। तो इसी की एवज में हुआ क्या कि 1952 में
पांचांग सुधार समिति का गठन किया गया। क्या हुआ दोस्तों? 1952 में पांचांग सुधार समिति का गठन किया गया और पांचांग सुधार समिति की सिफारिश पर 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय पांचांग यानी राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, जो हमारा शक संवत है दोस्तों, इसमें वर्ष की जो शुरुआत है ना दोस्तों, वो होती है 22 मार्च से। कितने से? 22 मार्च से। और अगर लीप वर्ष है तो शुरुआत होती है 21 मार्च से। ठीक है भाई, इसमें भी 365 दिन होते हैं, इसमें भी। अब थोड़ा सा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आपको कंपैरिजन भी करेंगे यहां पे कि कैसे दोनों चीजें यहां पे काम करती हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले क्या कोई विश्व में कोई कैलेंडर था? जी हां दोस्तों, बिल्कुल था, जिसे प्राचीन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से दोस्तों? एक प्राचीन कैलेंडर हुआ करता था। ठीक है, प्राचीन कैलेंडर में क्या होता था दोस्तों? 304 दिन हुआ करते थे। कितने दिन दोस्तों? 304 दिन और 10 महीने। लेकिन यह कैलेंडर ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इसमें दिनों का जो महीनों के बीच में बंटवारा था वो अनियमित था। किसी महीने में 35 दिन थे, किसी में 27 दिन हुआ करते थे। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया, एक पोप आया, जो था रोम के थे 12वें पोप। कौन से पोप दोस्तों? 12वें पोप, जिनका नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम था दोस्तों? जूलियस सीजर। इनका नाम था जूलियस सीजर। इन्होंने क्या किया? इस प्राचीन कैलेंडर को संशोधित करने की कोशिश की और इसमें 66 दिन जोड़े और 2 माह और ऐड किए। और ये जो कैलेंडर, नया कैलेंडर बना, जिसे विश्व में जूलियस कैलेंडर के नाम से जाना गया। किसके नाम से दोस्तों? जूलियस कैलेंडर के नाम से, जिसमें 370 दिन हुए और 12 महीने हुए दोस्तों। लेकिन क्योंकि जूलियस कैलेंडर था, यह भी किसी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं था, एक फिक्स पैटर्न नहीं था, इसलिए यह कैलेंडर भी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। और फिर इसके बाद आए रोम के ही 13वें नंबर के पोप। पोप क्या होता है दोस्तों? चर्च में काम करने वाले पुजारी को पोप कहा जाता है। तो 13वें पोप थे, जिनका नाम था सर गेगरी। क्या नाम था दोस्तों? सर गेगरी। इन्होंने क्या किया? इस कैलेंडर को रद्द किया, संशोधित किया और एक नया कैलेंडर जारी किया, जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था और जो कि विश्व में आज के समय ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और यही कैलेंडर है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आएगी दोस्तों। वैज्ञानिक पद्धति पर कैसे और क्यों काम करता है, यह भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं जो हमारा राष्ट्रीय पांचांग है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं दोस्तों। पहले बात करते हैं समानताओं की। तो दोनों ही कैलेंडर टेक्निकल तौर पर समान है। इसमें भी साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कंसेप्ट है, इसमें भी साधारण और लीप वर्ष का कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, इसमें 12 महीने हैं, इसमें भी 12 महीने हैं। इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर में, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर है, इसमें महीनों की शुरुआत होती है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसमें महीनों की शुरुआत होती है चैत्र, पहला महीना होता है चैत्र और आखिरी का महीना होता है पो दोस्तों। ठीक है, यानी चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, साढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मंगसर, माह, पो, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। 12 महीने होते हैं। ठीक है, इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, जबकि यह सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाला कैलेंडर है दोस्तों। इसका प्रयोग हम आकाशवाणी समाचारों को प्रदर्शित करने के लिए, बहुत सारे कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, और ज्योतिष शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो पंडित होते हैं वो भी पांचांग का प्रयोग करते हैं कि भाई किसकी शादी कौन सी तारीख को, कोई मुहूर्त निकालना होता है, शुभ मुहूर्त निकालना होता है, किसी बच्चे की जन्म तारीख निकालनी होती है, तो राष्ट्रीय पांचांग का प्रयोग किया जाता है। जबकि सरकारी कामकाज का जो कैलेंडर है वो कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यह कैलेंडर सरकारी कामकाज में प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं। विभिन्नताएं क्या है दोस्तों? पहली चीज तो यह है कि इसमें बहुत सारे दिनों को मर्ज कर दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है। 11 12 एक कर दी, 12 13 एक कर दी। ठीक है, इसमें दिन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नौवीं आती है, फिर 10वीं आती है, 11 पूर्णिमा, अमावस्या, इस प्रकार के जो दिन है वो इसमें आते हैं।
और इसमें सीधी तारीख चलती है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी सी बात है कि ये आपका सरकारी कामकाज में प्रयोग होता है और ये आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है। आकाशवाणी और ज्योतिष शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से आते हैं, तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर दोस्तों। ठीक है, कैसे इसके सवालों को हम सोल्व करते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंसेप्ट यहां पे काम करते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स का प्रयोग हम सवालों को सोल्व करने में करेंगे, ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। बस आप जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए लेते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो दोस्तों जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना दोस्तों, ये बनाया था सर गेगरी ने। अब सर गेगरी ने सोचा यार कोई एक ऐसा दिन तो निर्धारित करें जहां से तय कर सके कि भाई यहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, ईसा मसीह। किसका नाम दोस्तों? ईसा मसीह। और इनकी जन्म तारीख मानी जाती है 1 जनवरी सन 1 और वार था मंडे। इस तारीख से पहले की घटनाएं ईसवी पूर्व में यानी बिफोर बीसी, बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है, यानी इससे पहले की सन को ईसवी पूर्व से डिनोट किया जाता है, जबकि इसके बाद की घटनाओं को केवल ईसवी लिखा जाता है, आफ्टर डोमिनी, एडी। ठीक है, इससे पहले की घटनाएं हैं वो घटते क्रम में है कि भाई जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 के आसपास हुआ, मरा था वो 463 के आसपास, 483 के आसपास, तो घटते क्रम में। इस जन्म से बाद की जो घटनाएं वो बढ़ते क्रम में है। जैसे भारत आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आती होगी, आपको पता होगा ये चीजें। ठीक है, तो जो आधार वर्ष है ग्रिगोरियन कैलेंडर का, जो आधार वर्ष है वो कौन सा है दोस्तों? 1 जनवरी सन 1 और वार कौन सा? सोमवार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पे कैलेंडर के सवालों को सोल्व करने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए, दो कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, पहला जो कंसेप्ट है दोस्तों वो है लीप ईयर का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है दोस्तों? लीप ईयर का कंसेप्ट। और दूसरा है दोस्तों ओड डेज का कंसेप्ट। कौन सा है? ओड डेज का कंसेप्ट। अगर आपको ये दो चीजें आती है ना दोस्तों, कैलेंडर का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप ना कर पाओ, और वो भी चंद सेकंडों में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, यहां से टॉपिक की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले लीप वर्ष का कंसेप्ट क्या है? लीप वर्ष का जो कंसेप्ट है वो ये है दोस्तों कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है उसमें दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर, और एक होता है लीप ईयर। यानी एक को हम कहते हैं साधारण वर्ष और एक को हम कहते हैं लीप, या इसी का नाम है अधिवर्ष। ठीक है दोस्तों, इसी को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। जो हमारा साधारण वर्ष होता है इसमें 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष है उसमें 366 दिन होते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये पूरी तरह से पृथ्वी की गतियों पर आधारित है, और पृथ्वी अपना सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड में लगाती है। नहीं, जिसको हम लगभग कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे लगभग हम कह सकते हैं। यानी एक वर्ष में हमें 6 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। यही 6 घंटे मिलकर हर चौथे वर्ष हमें एक दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। यानी हर चौथे साल हमें पूरे वर्ष में 366 दिन मिलते हैं, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं दोस्तों। और पृथ्वी जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है उस वर्ष को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, तो एक महीना एक ऐसा स्पेशल डिजाइन किया गया जिसका नाम है फरवरी। फरवरी अगर साधारण वर्ष की है तो उसमें दिन होते हैं 28, लेकिन हर चौथे साल जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है वो कौन से महीने में ऐड होता है दोस्तों? फरवरी में। तो लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की यहां पे होगी दोस्तों। अब पहली चीज ये है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी दिया गया वर्ष है वो लीप है या
साधारण है। बस पहला कंसेप्ट तो इतना ही है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ष दिया जाता है 1985 और मुझे इसको चेक करना है कि लीप है या साधारण है। पहली चीज तो यह है कि लीप और साधारण से क्या होगा। तो भाई हमें यह पता लग जाएगा कि अगर ये लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, अगर ये साधारण वर्ष है तो फरवरी यहां पे 28 दिन की होगी। अब कैसे चेक करें कि ये लीप है या साधारण है। तो आपको पता है कि जो लीप वर्ष है हर 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है, इसलिए दिए गए वर्ष को भी 4 से भाग देते हैं। अगर दिया गया वर्ष 4 से पूरा पूरा भाग जाए तो यह वर्ष होगा लीप, अन्यथा होगा साधारण। यानी दिया गया वर्ष है, अगर उसको आप 4 से भाग देते हो और अगर रिमाइंडर या शेष आपका 0 बचता है तो दिया गया वर्ष कौन सा होगा, लीप या अधिवर्ष। अब 4 से भाग कैसे दे। तो 4 का भाजकता का नियम है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग जाने चाहिए। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि क्या आखिरी के 2 नंबर 4 से पूरे पूरे भाग जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है दोस्तों, एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की है दोस्तों, 28 दिन की है। जैसे मान लीजिए मैं चेक करना चाहूं 1997, ये कैसा वर्ष है, तो इसको भी 4 से भाग देके चेक करेंगे। तो 97 4 से भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये भी साधारण वर्ष है और यहां भी फरवरी 28 दिन की है। मैं आपसे बात करना चाहूं 1984, ये कैसा वर्ष है, तो इसको भी 4 से भाग देखेंगे तो हम जानते हैं कि 84 है वो 4 से भाग जाता है। तो इसका मतलब ये वर्ष कौन सा रहा होगा, लीप रहा होगा और फरवरी यहां पे 29 दिन की आई होगी। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए बात करें 2016, तो 2016 को जब आप 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये वर्ष कौन सा है दोस्तों, लीप है। और लीप है तो फरवरी कितने दिन के दोस्तों, 29 दिन के यहां पे आई होगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए बात करें 1991, ये कैसा वर्ष है, तो 1991 को 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वर्ष है साधारण और यहां पे फरवरी रहेगी 28 दिन की दोस्तों। ठीक है, पहली चीज आपको समझ में आई। और दोस्तों एक और वर्ष आते हैं यहां पे, एक और वर्ष हमें मिलते हैं यहां पे जिनको हम कहते हैं सेंचुरी ईयर। क्या कहते हैं दोस्तों, जिनको हम सेंचुरी ईयर कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। ऐसे वर्ष जो 100 सालों में एक बार आते हैं, ऐसे वर्ष जो 100 सालों में एक बार आते हैं उनको शताब्दी वर्ष कहा जाता है, सेंचुरी ईयर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 1100 है, 1200 है, 1500 है, 1700 है, 1800 है, ठीक है, 1900 है, 2100 है, 2000 है, 2400 है, ठीक है, इसके अलावा 700 है। ये सारे वर्ष कौन से हैं, ये शताब्दी वर्ष हैं। ये 100 सालों में एक बार आते हैं। कैसे पहचाने कि कोई भी दिया गया वर्ष है वो शताब्दी है, ये एक जनरल ईयर है। तो ऐसा वर्ष जिसके पीछे 2 शून्य हो, जिसके पीछे 2 शून्य हो, आप पहचान लीजिए कि वो क्या है, शताब्दी वर्ष है। ठीक है दोस्तों, यही इसकी पहचान है। लास्ट में आपको 2 शून्य यहां पे मिलेंगे दोस्तों। अब शताब्दी वर्ष है, ये लीप है या साधारण है, ये कैसे चेक करें। तो बस कुछ नहीं करना, 4 को भी 4 से बना दो। तो शताब्दी को चेक करने के लिए कितने से भाग देंगे दोस्तों, 400 से भाग देंगे। तो क्या 1100 400 से पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों, नहीं जाता है। इसका मतलब ये वर्ष कौन सा है, साधारण शताब्दी वर्ष है। और यहां पे फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की। क्या 1200 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा है, एक लीप शताब्दी वर्ष है और यहां पे फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की है। इसी प्रकार मान लीजिए 700 को मुझे चेक करना है, तो 700 को मैं 400 से भाग देके देखूंगा दोस्तों, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। क्या 700 400 से पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों, नहीं जाता है। इसका मतलब ये एक साधारण शताब्दी वर्ष है। और साधारण शताब्दी वर्ष है तो फरवरी यहां पे कितने दिन की आई होगी, 28 दिन की आई होगी। जैसे मान लीजिए 2000 को मुझे चेक करना है, तो 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये है, ये एक लीप शताब्दी वर्ष है और यहां पे फरवरी कितने दिन की आई होगी, 29 दिन की आई होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई सन लिखी हुई है, मैंने कोई भी रैंडमली सन दे दी कि बताइए 1857 एक कैसा वर्ष है, लीप या साधारण है, तो 1857 को कितने से भाग देंगे दोस्तों, 4 से। अगर ये 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा तो लीप कहलाएगा, नहीं तो साधारण कहलाएगा। वहीं अगर मान लीजिए मैं आपको सन दे देता हूं, बताइए 1300,
1300 मैंने आपको दे दिया कि बताइए ये लीप है या साधारण है, तो 1300 आपको पता है एक शताब्दी वर्ष है, तो कितने से भाग देंगे 400 से। अगर ये 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा तो सादा लीप होगा, नहीं तो साधारण होगा। अब एक चीज समझिए आप, मान लीजिए आपको 31 दिसंबर दिया गया, 31 दिसंबर 1999 को मान लीजिए मैं कहता हूं संडे है। 31 दिसंबर 1999 को कौन सा वार है दोस्तों? संडे है। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 1 जनवरी 2000 को वार बता सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर 31 दिसंबर 1999 को अगर संडे है तो उसके अगले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2000 को वार कौन सा होगा? मंडे होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर 1999 को मुझे चेक करना है कि लीप है या साधारण है तो मुझे भाग देना पड़ेगा 4 से। वहीं अगर 2000 को चेक करना है ये लीप है साधारण है तो भाग देना पड़ेगा 400 से, क्योंकि ये क्या है? एक शताब्दी वर्ष, एक सेंचुरी है। बस इतनी सी बात आपको यहां पे आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर। तो दूसरा जो कंसेप्ट है हमारा और भी आसान है, केवल इतना है कि ओड डेज। ओड डेज को दोस्तों हम यहां पे विषम दिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विषम दिन, यानी इनको एक्स्ट्रा डेज भी कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो जब आप किसी भी संख्या में 7 का भाग देंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा? आपका, यानी जो भी शेषफल बचेगा वही आपका ओड डेज कहलाता है। किसी भी संख्या में 7 का भाग देने पर जो भी शेष बचता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? ओड डेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 10 है, तो 10 में अगर 7 का भाग दे तो भाई 7 एक कम 7 कितना बचेगा? 3। तो ये 3 क्या है? ओड डेज है। मान लीजिए 31 है, तो 31 में 7 का भाग दें तो 7 चौक 28 कितना बचेगा दोस्तों? 3। तो ये 3 क्या है? ओड डेज है। मान लीजिए 14 है और 14 में 7 का भाग दें तो 7 दूनी 14 कुछ बचाएगी नहीं, तो ओड डेज कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपको पास दे रखी संख्या 26 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 कितना बचेगा दोस्तों? 5। तो 5 क्या होगा? ओड डेज होगा। यानी कहने का मतलब यह है किसी भी संख्या में 7 का भाग देने पर ही जो शेष बचता है वही ओड डेज कहलाता है। ऐसा क्यों है कि 7 का ही भाग दिया जाए, किसी और संख्या से भाग क्यों ना दिया जाए? क्योंकि जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें सप्ताह बनता है 7 दिन का, और ऐसे दिन जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं वही ओड डेज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको 12 दिन दे रहा हूं, भाई 12 दिन में ओड डेज बताइए, तो आप कहेंगे सर 12 दिन में 7 दिन का तो एक सप्ताह बन जाएगा। अरे यस और नो? 12 में से 7 दिन आ जाएंगे, एक सप्ताह बन जाएगा। दिन कितने बच जाएंगे दोस्तों? 5। तो क्या 5 दिन को हम एक सप्ताह बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ये 5 दिन क्या होंगे? यहां पे ओड होंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 23 दिन है, तो 23 दिन में आप कहेंगे सर 21 दिन मिलकर 3 सप्ताह बना लेंगे। अगर आपको टोटल 23 दिन दिए जाते हैं तो आप कहेंगे सर 21 दिन कुल मिलाकर 3 सप्ताह का निर्माण करेंगे। दिन कितने बचेंगे दोस्तों? 2। क्या ये 2 सप्ताह बना सकते हैं? क्या 2 दिन मिलकर एक सप्ताह कंप्लीट हो जाता है क्या? नहीं। तो ये 2 दिन क्या होंगे? यहां पे ओड होंगे। इसी बात को हम ये कह रहे हैं कि 23 दिन आपको दे रखे हैं, 7 का भाग देंगे तो भाई 7 या 21, तो ये 3 क्या है? ये वीक ही तो है। और ये 21 क्या है? 21 दिन से मिलकर 3 वीक बनते हैं। कितना बचेगा? 2। तो ये 2 क्या होगा? ओड डेज होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि भी 49 दिन है, तो आप कहेंगे सर 49 में तो 7 के अकॉर्डिंग 7 सप्ताह बन जाएंगे, कोई दिन बचेगा ही नहीं, तो ओड डेज कितना भाई? 0 बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि जैसे मान लीजिए 36 दिन है या 37 दिन है, तो आप कहेंगे सर 35 दिन मिलकर 5 सप्ताह बनाएंगे और दिन कितने बचेंगे? 2। तो ये 2 क्या होंगे? ओड होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या में 7 का भाग दें, या हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि ऐसे दिन जो सप्ताह में काउंट नहीं हो पाए वही ओड डेज होते हैं। कैसे होते हैं? एक बार हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम सवालों पर आएंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है, कैलेंडर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों,
आप जानते हैं कि जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें 12 महीने होते हैं। तो इस 12 महीनों में 4 माह ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। कितने महीने भाई? 4 महीने। कौन कौन से हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 3-4 बार आप खुद से करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ऐसे जिसमें दिन होते हैं 30। अच्छा, एक महीना ऐसा है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। आप सभी जानते हैं कौन सा है वो? फरवरी। बाकी के जो 7 महीने बच गए वो है 31 दिन वाले। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए किसी महीने का कैलेंडर हम उठाते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहां पे एक तारीख हम डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 दोस्तों। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ये मान लीजिए एक ऐसे महीने का कैलेंडर है जिसमें दिन होते हैं कितने? 31। पहली चीज, कई बार सवाल आता है कि कौन सा वार किसी महीने में 5 बार रिपीट होगा। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, अगर महीना 31 दिन का है तो जो भी वार, जरूरी नहीं पहली 3 तारीख को हमेशा संडे, मंडे, ट्यूसडे ही मिलेगा। किसी महीने की पहली तारीख को संडे मिलेगा, किसी महीने की पहली तारीख को मंडे मिलेगा, किसी महीने की पहली तारीख को ट्यूसडे मिलेगा। बात आ रही समझ में? लेकिन अगर महीना 31 दिन का है तो जो भी वार पहली 3 तारीखों को आते हैं, जो वार पहली 1, 2 और 3 इन तारीखों को पढ़ते हैं, वही वार उस महीने में 5 बार रिपीट होते हैं। 1 तारीख को संडे, 2 तारीख को मंडे, 3 तारीख को ट्यूसडे। तो हम देख रहे हैं इस पूरे महीने में संडे, मंडे और ट्यूसडे ही ऐसे वार हैं जो 5 बार रिपीट हुए हैं। बात आ गई समझ में दोस्तों? अगर महीना मान लीजिए 30 दिन का होता है तो जो वार पहली 2 तारीख को आते हैं, 1 और 2 को जो भी वार पड़ेगा वही उस महीने में 5 बार रिपीट होगा। और अगर बात करें लीप वर्ष की फरवरी, तो उसमें एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार रिपीट होगा। और साधारण वर्ष की फरवरी में कोई भी ऐसा वार नहीं होता जो 4 बार से ज्यादा रिपीट होता हो दोस्तों। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 1 तारीख को वार कौन सा है? संडे। जैसे मान लीजिए आप आज 13 तारीख और 13 तारीख को वार है बुधवार। मैं आपसे पूछना चाहूं अगला बुधवार कब आएगा? तो आप सीधा 13 में 7 जोड़ देंगे, कहेंगे सर 20 तारीख को बुधवार आएगा। अगला बुधवार कब आएगा? 20 में फिर 7 जोड़ देंगे, फिर बुधवार आएगा, यानी 27 तारीख को फिर बुधवार आएगा। 27 में 7 जोड़ेंगे 34 होता है, 34 दिन होते नहीं, यानी 3 फरवरी को फिर से बुधवार मिलेगा। फिर 7 जोड़ेंगे 10 फरवरी को बुधवार, 17 फरवरी को बुधवार, 24 फरवरी को बुधवार। यस और नो? यानी हम लगातार क्या कर रहे हैं? 7 ही ऐड करते जा रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो यहां पे गौर कीजिए, अगर 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे कब आ रहा है दोस्तों? 7 दिन के बाद। फिर अगला संडे कब आ रहा है दोस्तों? 14 दिन के बाद। फिर अगला संडे कब है? 21 दिन बाद। फिर अगला संडे कब है? 28 दिन बाद। फिर अगला संडे कब है? 35 दिन बाद। फिर अगला कब है? 42 दिन बाद, 49 दिन बाद, 56 दिन बाद, 63 दिन बाद, 70 दिन बाद। यस और नो? यानी दिन है, कोई भी दिन इस महीने में कोई भी दिन देख लीजिए, वो 7 दिन के बाद ही रिपीट हो रहा है। यानी 7 के मल्टीपल में अगर 7 तारीख को शनिवार है तो हम देख रहे हैं 28 तारीख, यानी 21 दिन बाद भी वार शनिवार ही है। यानी हम ये कह सकते हैं सप्ताह का कोई भी दिन है वो 7 के मल्टीपल में रिपीट करता है। क्या करता है? 7 के मल्टीपल में रिपीट करता है। मतलब कि ये कि अगर आज मान लीजिए बुधवार है 13 तारीख को, तो आज के मैं अगर आपसे पूछना चाहूं 63 दिन बाद वार कौन सा होगा, तो 63 भी 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब 63 दिन बाद भी बुधवार मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहूं कि आज के 84 दिन बाद कौन सा वार मिलेगा, तो भी बुधवार ही मिलेगा, क्योंकि 84 भी 7 का
मल्टीपल है। मैं आपसे पूछना चाहूं 91 या 98 दिन बाद वार कौन सा होगा, तो भी कौन सा होगा, बुधवार होगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। यानी आप इतनी सी बात समझिए कि 7 के मल्टीपल में वार रिपीट करते हैं। अब एक और चीज गौर कीजिए, यहां पे हम देख पा रहे हैं, मान लीजिए जनवरी का महीना है, पहला ही महीना है किसी साल का, तो यहां पे 7 दिन कंप्लीट हो गए। इसको यहां पे वीक, जब आप अपने मोबाइल में जब आप कैलेंडर देखते हो तो साइड में वीक नंबर चलता रहता है। अगर आपने गौर किया है तो वीक नंबर 21, 22, 23, 24 है ना, चलता है ना। वीक कब बनता है, जब 7 दिन कंप्लीट होंगे। मान लीजिए जनवरी महीने का कैलेंडर है, तो ये पहली 7 तारीख मिलकर 7 बन जाएंगी, वीक नंबर 1, ये वीक नंबर 2, ये वाला वीक नंबर 3, ये वाला वीक नंबर 4। क्या इसको वीक नंबर 5 बोल दूं मैं? क्या ये वीक नंबर 5 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें तो दिन 3 ही है, सप्ताह बनता है 7 दिन का, तो क्या ये वीक बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए जनवरी महीने में ओड डेज कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि जनवरी में दिन होते हैं 31, और 31 को जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। यानी 3 दिन ये ऐसे हैं जो सप्ताह नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या है? ओड है। अगर इनको सप्ताह बनाना है तो फरवरी यहां से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, तो अगले 4 दिन मिलकर फिर ये कंप्लीट, ये फिर एक सप्ताह बनता है। ऐसे कैलेंडर चलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, ओड डेज का मतलब यह है कि किसी भी संख्या में भाग देने पर 7 का जो शेष बचेगा वही ओड कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, ये बात आप समझ चुके होंगे, तो अब आते हैं हम सीधे सवालों पर। दोस्तों बात करें ओड डेज की, तो जो हमारे कैलेंडर में सवाल की टाइप्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ओड डेज 3 चीजों में निकालने होते हैं, यानी 3 कंसेप्ट पर आधारित होता है ओड डेज। कौन कौन से कंसेप्ट हैं दोस्तों? जो ओड डेज है वो आपको 3 चीजों में निकालने आने चाहिए। पहला, डेज के बीच में ओड डेज, यानी दिनों के बीच में ओड डेज कितने होंगे, दिनों में। दूसरा होता है मंथ्स के बीच में ओड डेज, यानी महीनों में कितने ओड डेज होंगे। और तीसरा होता है ईयर्स में ओड डेज, यानी वर्षों में ओड डेज, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, कैलेंडर के जितने भी सवाल आते हैं उनको 5 टाइप में हम बांध देंगे और फिर हम सवालों पर आगे बढ़ेंगे। तो ये 5 टाइप कौन कौन से जहां से कैलेंडर के सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। पहली टाइप, सवाल आपको इस प्रकार से मिलेगा कि अगर 10 मार्च 2007 को यदि संडे है और आपसे पूछा जाएगा 31 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा। दूसरा सवाल आपको मिलेगा 12 अप्रैल 2011 को सैटरडे है, तो आपसे पूछा जाएगा 19 जुलाई 2011 को वार बताइए। तीसरी टाइप आपसे पूछी जाएगी 17 मई 2002 को मंडे है, और आपसे पूछा जाएगा बताइए 17 मई 2020 को वार कौन सा होगा। फोर्थ जो टाइप होती है उसमें आपसे पूछा जाएगा बताइए 13 जनवरी 2019 को फ्राइडे था। अगर 13 जनवरी 2019 को फ्राइडे है तो बताइए 17 जून 2001 को वार कौन सा होगा। और जो 5वीं टाइप होती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइप। कोई भी तारीख आपको दे दी जाएगी, कहेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। आपसे पूछा जाएगा 10 अप्रैल 1919 को कौन सा वार, कोई भी रैंडमली तारीख आपको दी जाएगी। कहेगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। कहेगा 10 मई 1857 को कौन सा वार होगा। यानी कोई भी तारीख, रैंडमली कोई भी आपको तारीख सन दे दी जाएगी और आपसे उसका वार पूछा जाएगा। दोस्तों जितने भी कैलेंडर में सवाल आते हैं उनको हम 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। हर टाइप यहां पे आएगी, कैसा भी सवाल है इन 5 टाइप से बाहर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमें अगर इन सवालों को ध्यान से देखें तो पहली टाइप को अगर ध्यान से देखें तो क्या है, महीना और साल क्या है, समान है।
केवल दिन अलग अलग हैं, मतलब यहां दिनों के बीच में ओड डेज आपको निकालना पड़े। बहुत आसान चीज है, जब सॉल्व करेंगे तो आप खुद कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। बने रहें। दूसरे अगर टाइप देखें, देखो 12 अप्रैल 2011 को शनिवार दे रखा है और 19 जुलाई 2011, यानी महीने अलग अलग हैं, तो महीनों के बीच में ओड डेज आपको निकालना पड़ेगा। तीसरी टाइप को देखें तो 17 मई और यहां पे 2002 है, यहां पे 2020 है, यानी वर्षों के बीच में ओड डेज ज्ञात करना पड़ेगा। चौथी टाइप देखें तो 13 जनवरी 2009-19 और 17 जून 2001 दे रखा है, यानी महीना और साल अलग अलग है, यानी महीनों के बीच में ओड डेज और वर्षों के बीच में ओड डेज आपको निकालना पड़ेगा। पांचवी जो टाइप है स्टैंडर्ड टाइप, यानी इसमें तीनों ही चीजें यहां पे काम करती है। बहुत ही आसान है, हर सवाल 5 सेकंड के अंदर सोल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं पहली टाइप को। जैसे मान लीजिए पहला सवाल दे रखा है 10 मार्च 2007 को वार दे रखा है, यही पहला सवाल ले लेते हैं, संडे। और आपसे पूछा गया 31 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी की टाइप्स हम बाद में करेंगे, पहली टाइप को हम करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। 2-3 क्लास में आपका कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा और आप देखेंगे कि एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपकी पकड़ से बाहर हो दोस्तों, ठीक है। देखिए इस सवाल पर आने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूं। जैसे अगर मान लीजिए आज बुधवार है, आज वार कौन सा है दोस्तों, वेडनेसडे है, बुधवार है, 13 तारीख है, बुधवार है। मैं आपसे पूछना चाहूं आज के 6 दिन बाद वार कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर बुधवार में 6 दिन जोड़ेंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार और मंगलवार। यानी आप देख कर रहे हैं कि आज अगर बुधवार है तो आज के 6 दिन बाद वार कौन सा है, मंगलवार है। लेकिन एक बात पर गौर कीजिए, क्या एक दिन पहले, अगर एक दिन पहले हम जाते हैं तो क्या मंगलवार नहीं था, बिल्कुल था भाई। 6 दिन आगे जाने पर भी मंगलवार मिल रहा है, एक दिन पहले भी मंगलवार मिल रहा है, तो कौन सा काम आसान रहेगा, एक दिन पहले का। वहीं अगर आपसे पूछा जाए भाई 5 दिन पहले 5 दिन बाद कौन सा वार आएगा, तो 5 दिन बाद चले जाओ या 2 दिन पहले चले जाओ, बात समान ही है, यानी सोमवार आपको मिलेगा। वहीं अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि अगर आज बुधवार है तो आज के 6 दिन पहले वार कौन सा था। अब 6 दिन घटाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। आज बुधवार है तो बुधवार में 6 दिन घटाएंगे, मंगलवार, सोमवार, शनिवार, इस प्रकार से घटाएंगे। तो 6 दिन मत घटाइए, आप एक दिन जोड़ दो यार, एक दिन जोड़ दो तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पूरे कैलेंडर में अगर आपको कैलकुलेशन मान लीजिए +6 की करनी पड़े तो 6 मत जोड़िए, -1 कर देंगे। +6 करने पर भी मंगलवार आ रहा था, -1 करने पर भी मंगलवार आ रहा था, तो +6 कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ती है, तो +6 की बजाय हम -1 करके सवाल का आंसर निकालेंगे दोस्तों। वहीं अगर आपको +5 करना है तो उसकी बजाय हम -2 करेंगे, ठीक है। अगर आपको -6 करना पड़ा तो +1 करेंगे, -5 करना पड़ा तो +2 करेंगे, और -4 की जगह आप +3 भी कर सकते हो। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। अब कैलेंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है। देखिए जैसे ये सवाल दे रखा है 10 मार्च 2007 को संडे है, 31 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा। पहली चीज आप ये समझिए कि अगर आपके मोबाइल में मान लीजिए 10 मार्च निकाल के दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ले भाई 10 मार्च को संडे है, आप मुझे बताओ 31 मार्च को कौन सा वार पड़ेगा, तो आप 10 मार्च से आगे बढ़ेंगे, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यानी आगे बढ़ना है। आगे का मतलब क्या है, जोड़, और पीछे का मतलब क्या है, माइनस। यानी जब भी सवाल में आपको आगे जाना पड़े तो जो भी ओड डेज आएगा वो हम जोड़ेंगे, और जब भी सवाल में पीछे जाना पड़ेगा तो जो ओड डेज आएगा वो हम घटाएंगे दोस्तों। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए महीना और साल तो समान है, आपको करना क्या है, यहां पे दिनों का अंतर। क्या लेंगे भाई, दिनों का अंतर, ठीक है। जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दो, माइनस प्लस का यहां पे कोई चक्कर नहीं है, और बटे कितना, 7।
और जो भी ऑड डेज आएगा वो इसमें जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। जोड़ेंगे कब? जब आपको आगे जाना पड़ेगा। भविष्य में पूछ रखा है तो जोड़ेंगे, पास्ट में पूछा है तो घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अंतर कितने का है? 21 का। भाग देंगे 7 का, कितना बचेगा? 0। यानी संडे में अगर 0 जोड़ें घटाएं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं संडे ही पड़ेगा। एक चीज समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज अगर बुधवार है, आज 13 तारीख है और आज क्या है? बुधवार है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आज के 84 दिन बाद वार कौन सा होगा? 84 दिन बाद। तो आप कहेंगे सर 84 तो 7 का मल्टीपल है, यस और नो? तो 84 7 का मल्टीपल है, यानी आज के 84 दिन बाद भी वार कौन सा होगा? बुधवार होगा। लेकिन दोस्तों गौर कीजिए, मैं आपसे 84 ना पूछ के मैं पूछूं 86 दिन बाद वार कौन सा होगा। अगर आज बुधवार है तो आज के 86 दिन बाद वार कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर यहां से 7 का मल्टीपल 84 निकलता है, यानी आपको पता है 84 दिन बाद तो बुधवार ही होगा। तो 84 से कितना और आगे जाना पड़ेगा? 2 आगे जाना पड़ेगा, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, वार आ जाएगा शुक्रवार। यस और नो? तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं 86 को 7 से भाग दे रहे हैं भाई। 12 7 84, कितना बचेगा? 2। और ये 2 क्या है? ऑड डेज है। आगे जाना था तो 2 दिन जोड़ दिया। अगर यही सवाल में पूछता 86 दिन पहले कौन सा वार था, तो 2 दिन क्या कर देते? घटा देते। क्लियर है? तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो भी ऑड डेज आएगा वो या तो जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा। जोड़ा कब जाएगा? जब आगे जाना हो। घटाया कब जाएगा? जब पीछे जाना हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसमें सवाल की लैंग्वेज एक और आती है, पहले वो सवाल की लैंग्वेज में दिखा देता हूं आपको, फिर हम सवालों को देखेंगे। एक सवाल मैं ले लेता हूं लैंग्वेज का। कहेगा कि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 23 तारीख को वार बताइए। यह लैंग्वेज आपको मिलती है जब पेपर में सवाल आता है, तो उसमें सन नहीं दी जाती, उसमें सवाल यह पूछा जाता है या तो मंथ दिया जाएगा, या सवाल की यह लैंग्वेज मिलेगी कि किसी महीने की, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 23 तारीख को कौन सा वार मिलेगा। इसकी एक और लैंग्वेज मिलती है, यदि किसी अधिवर्ष में जुलाई माह की 29 तारीख को रविवार है तो उसी वर्ष 9 जुलाई को कौन सा वार होगा। ये 2 प्रकार से लैंग्वेज आपसे जनरली पूछी जाती है दोस्तों। तो इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना ही, देखिए ध्यान दीजिए। पहले ये सवाल सॉल्व करते हैं। किसी महीने की, कोई भी महीना है, उसकी 3 तारीख को वार कौन सा है दोस्तों? मंडे। और आपसे पूछा क्या है? उसी महीने की 23 तारीख को वार कौन सा है? यस और नो? तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा दिनों का अंतर लेंगे। कितने दिन का अंतर है? 20 का। 20 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 6। अब ये 6 जोड़ें या घटाएं, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो आपको पता है 3 तारीख आपको दे रखा है, आपको 23 तारीख को जाना है, तो 3 से 23 जाएंगे, आगे जाएंगे, और आगे के लिए ऑड डेज क्या करते हैं? जोड़ने। यानी एक्चुअल में आपको मंडे में 6 दिन जोड़ने हैं। अब सोमवार में 6 दिन जोड़ने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए मैंने बताया कि +6 की जगह क्या कर देंगे? -1 कर देंगे, और वार आ जाएगा यहां पे संडे। ठीक है, इतना सा ये सवाल है। दूसरा सवाल देख लीजिए। किसी अधिवर्ष, यानी ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, तो उसमें फरवरी महीना ही 29 दिन का आता है। लेकिन सवाल की लैंग्वेज देखिए, कह रहा है कि यदि किसी अधिवर्ष में जुलाई महीने, तो यहां पे फरवरी का कोई चक्कर है क्या? कोई चक्कर नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। ये बच्चे को डराने के लिए दिया जाता है। बाकी जुलाई महीने की बात हो रही है। क्या दिया गया है? यदि 29 जुलाई को कह रहा है संडे है, रविवार है, और आपसे पूछा है 9 जुलाई को वार कौन सा होगा।
कुछ नहीं, पहले दिनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा 20, 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 6। अब आप ये बताइए मुझे, आप बताइए कि 6 जोड़ें या घटाएं। तो आप कहेंगे सर 29 जुलाई आपको दे रखा है, 9 जुलाई आपसे पूछा गया है, 29 से 9 के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे के लिए ओडेज घटाते हैं। यानी हमें एक्चुअल में रविवार में 6 दिन घटाना है, लेकिन 6 दिन घटाने में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए हम 6 घटाने की बजाय +1 कर देंगे। वार कौन सा आ जाएगा यहां पे? सोमवार इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बस आपको ये देखिए, दिनों का अंतर और ओडेज निकाल दीजिए। अब कुछ सवाल लेते हैं 2-4, फिर आगे की चीजें अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दिया जाए कि यदि 31 अगस्त 2008 को संडे है और आपसे पूछा जाए 3 अगस्त 2008 को वार बताइए। तो हम देख रहे हैं 2008 अगस्त समान है, कोई लेना देना ही नहीं है। जब महीना और साल समान है और फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बस आप इतना कीजिए, 31 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 28, में भाग देंगे 7 का, तो शेष कितना बचेगा 0। अब संडे में 0 जोड़े घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वार कौन सा रहेगा? संडे ही होगा। लेकिन अगर दोस्तों ये सवाल ऐसे ना होके, ये ऐसे ना होके ऐसे होता, मान लीजिए यहां पे 4 अगस्त आपसे पूछा जाता, यहां पे कौन सा वार पूछा जाता? 4 अगस्त को कौन सा वार होगा? तो देखिए 31 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 27, में भाग देंगे 7 का, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए 31 अगस्त आपको दे रखा है, वार कौन सा? संडे, और आपसे पूछा गया था 4 अगस्त। 31 अगस्त से 4 अगस्त को आपको जाना है तो पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे के लिए ओडेज क्या करते हैं? घटाते हैं, राइट। तो यहां पे संडे में 6 दिन घटाएंगे, यानी वास्तविक कैलकुलेशन तो आपको ये करनी है ना भाई। हकीकत में तो आपको संडे में 6 दिन घटाने हैं, लेकिन संडे में 6 दिन घटाएंगे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो हम इसकी बजाय क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। वार कौन सा जाएगा? मंडे आ जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए सवाल आपको दिया जाए कि भाई 5 जुलाई 2009 को यदि फ्राइडे है, शुक्रवार है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए 25 जुलाई 2009 को वार कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो महीना और साल समान है, काट दो। दिनों का अंतर कितना आएगा? 20 आएगा, 20 में 7 का भाग देंगे, कितना बचेगा 6। अब आप पहले मुझे ये बताइए 6 यहां पे जुड़ेगा या घटेगा? तो देखिए 5 जुलाई से 25 जुलाई की ओर जा रहे हैं, 5 से 25 आगे बढ़ रहे हैं, तो ये 6 हमें क्या करना पड़ेगा? फ्राइडे में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन फ्राइडे में 6 जोड़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसकी बजाय हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे। तो फ्राइडे में 1 माइनस करना आसान है, थर्सडे इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बृहस्पतिवार इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया जाए कि भाई 24 अप्रैल 2013 को वार मान लीजिए वेडनेसडे है, बुधवार है, और आपसे पूछा जाए कि भाई 5 अप्रैल 2013 को वार बताइए। तो देखो महीना और साल तो समान है, कुछ करना ही नहीं है। 24 में 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 19। 19 को पहले 7 से भाग दीजिए, कितना बचेगा 5। अब आप पहले ये बताइए 5 यहां पे घटेगा या जुड़ेगा? तो देखिए 24 अप्रैल से 5 अप्रैल की ओर जा रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं, और पीछे जब भी जाएंगे तो ओडेज क्या होंगे? घटेंगे। तो आपको वेडनेसडे में 4 दिन घटाने हैं, यानी 5 दिन घटाने हैं, तो 5 दिन घटाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम क्या कर देंगे? +2 कर देंगे, वार आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, तो इतने सी ये बात है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से हम इन सवालों को कर पा रहे हैं। अगले वीडियो में, अगली क्लास में और भी जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, जब केवल सवाल ही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, तो आप इस बैच में जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 17 तारीख के बाद कोई भी एडमिशन मैं नहीं लूंगा दोस्तों। तो अपनी पेमेंट आज ही करवाइए, आज ही बैच में एनरोल कीजिए, ताकि समय से आप हमारे साथ जुड़ सकें। सिलेबस को कंप्लीटली साथ की साथ ही आप भी दोहराते चले दोस्तों, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। और जो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसको डे बाय डे आपको पर डे प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो अगर आप
एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से पे कीजिए, स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।